जय हिंद दोस्तों। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 18 जून और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम तीन रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तीनों डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से हैं। तो दोस्तों एक आर्टिकल हिंदू में आया है, अग्निपथ अ फायर दैट कुड सिंज इंडिया। तो अग्निपथ स्कीम जो कि हाल ही में लॉन्च करी गई थी भारत सरकार के द्वारा, इसको लेकर अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यूपी बिहार में बसों को आग लगाया जा रहा है। जो नौजवान है वो नाखुश हैं स्कीम में से, तो ये हम बात करेंगे। तो बाकी दोस्तों दो आर्टिकल्स एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। एक बिजनेस लाइन में आया है, वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड, और एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में है जो कि ग्रीन टैक्स की बात करता है। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो दोस्तों ये नंबर है, इस नंबर पे ना टेलीग्राम की ऐप से आप एक मैसेज ड्रॉप करिए और आपको हम अपनी तरफ से टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड करेंगे। ग्रुप का नाम क्या है? एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। बाकी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक्स मिलेंगे। दोस्तों ये जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम चैनल का रहेगा, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग का, और जो ये लिंक रहेगा वो हमारी पीडीएफ का रहेगा। राइट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको पीडीएफ नहीं मिल रही है, कि पीडीएफ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप नीचे लिंक जरूर देख लेना जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बेस्ट आंसर सुमित भारद्वाज का, वेरी वेल डन सुमित। सुमित बहुत अच्छा रिव्यू भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, सो रियली थैंक यू सुमित फ्रॉम स्लीपी क्लासेस कि आप सब बच्चों आप टाइम निकाल के बच्चों के आंसर्स भी रिव्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है। राइट, अब देखिए इस क्वेश्चन में दो बातें डिमांड करी गई थी। एक तो डिमांड करा गया था कि हाउ क्रिटिकल इज द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स, और दूसरी बात यहाँ पे डिस्कस करी गई थी कि हम कैसे मेजर्स यहाँ पे सजेस्ट करें कि हम कैसे ईवी मोबिलिटी को और बढ़ावा दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपने आंसर में डिस्कस करी हैं सारी बातें, चाहे वो क्रिटिकलिटी की बात करें रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, फिर हम चाहे वो बात करें जो इनिशिएटिव्स भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करे गए हैं टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि उन इनिशिएटिव्स में आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात जो एंड में वे फॉरवर्ड उन्होंने सजेस्ट किया है। तो इस आंसर को हम टेलीग्राम ग्रुप में पिन भी कर देंगे, और आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप सुमित के आंसर को एक्सेस भी कर सकते हैं। सो वेरी वेल डन सुमित वंस अगेन। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। तो दोस्तों अग्निपथ की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो दोस्तों अब अग्निपथ की अग्नि परीक्षा यहाँ पे चल रही है। भारत सरकार ने स्कीम अभी लॉन्च करी थी। भारत सरकार ने ये कहा था कि भी भारत एक युवा देश है, तो यहाँ पे नौजवानों का योगदान, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, उसमें बहुत उनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि अच्छी बात भी है बिकॉज भारत एक युवा देश है। तो युवाओं की ऊर्जा का, युवाओं की एनर्जी का इस्तेमाल करना आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अच्छी बात भी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सैलरी या पेंशन मैटर नहीं करती। उनके लिए जो देश की रक्षा है, जो भावना है, जो प्रेस्टीज आती है आर्मी में सर्व करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करें, सरकार ने जो स्कीम लॉन्च करी थी, तो सरकार ने कहा था कि भी फाइनेंशियल मोटिवेशन है स्कीम को लॉन्च करने में, कि हमारा पेंशन बिल जो कि बहुत मोटा और बहुत भारी पेंशन बिल है, वो थोड़ा लीन होना शुरू हो जाएगा, और वो पैसे हम बचा के मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस के टुवर्ड्स हम मूव कर सकते हैं। अब लेकिन देखिए, अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस के टुवर्ड्स मूव करना ये कब करेंगे? 20 सालों में, 30 सालों में तो लेट हो जाएगा। ठीक है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पास, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी मॉडर्नाइजेशन को डिले कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये भी कि वो बात ठीक है कि हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, चाहे वो एयरफोर्स में है, चाहे वो नेवी में है, चाहे आर्मी में है, वो ऑलरेडी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब इंडियन आर्मी फॉर एग्जाम्पल इज ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ 1 लाख सोल्जर्स, है ना। अब इसके चलते, इस स्कीम के चलते बात क्या करी गई है, सिर्फ 25% बच्चों को ही, जो 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में आते हैं, सिर्फ 25% बच्चों को ही आगे परमानेंटली कमीशन करा जाएगा। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 75%? इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंकिंग अबाउट गिविंग देम ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस, प्रॉबेबली अब्सॉर्बिंग देम इन द पुलिस फोर्सेस? राइट, अब ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि 22-23 साल की उम्र में उसके पास नौकरी ना हो। अब चलो, भारत सरकार ने ये भी कहा कि हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस के हम ऑप्शंस देंगे, लेकिन जब हमको पता ही है कि जब हमारे पास शॉर्टेज चल रही है सोल्जर्स की, तो व्हाई नॉट अब्सॉर्ब दैट 75% आल्सो इन द आर्मी और इन दी नेवी और इन दी एयरफोर्स? और चलो, अगर 25% की जगह आप 75% अब्सॉर्ब कर लो, अगर आपने 100% नहीं करना। अब कंसर्न्स की बात आती है, हम कहाँ रहते हैं, जिस नेबरहुड में हम रहते हैं, वहाँ पे एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दोनों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं तनाव में रह चुके हैं इतने इतने लंबे समय से। ठीक है, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, सो वी हैव एक्टिव मिलिट्री थ्रेट। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आ जाते हैं कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग द इकोनॉमी टू सपोर्ट द मिलिट्री, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? व्हाई इज द गवर्नमेंट हैज रिजॉर्टेड टू श्रिंकिंग द मिलिट्री?
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा करा गया है। अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, देखिए अग्निपथ स्कीम, देखिए कोई भी स्कीम सरकार के द्वारा जो लॉन्च करी जाती है उसका हम टाइम के साथ इवैल्यूएट करते हैं, है ना। अब यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह अब हमको सोचे तो हमने बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन बना के रखना है। हम एक्सट्रीमली क्रिटिकल भी नहीं कह सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम बहुत बुरी है, ना एक्सट्रीमली, हमको एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है, चाहे वो भारत सेना है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, अब तीनों फोर्सेस में कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं जहां पे स्पेसिफिक और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है और उसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। तो क्या 4 सालों में बच्चे ये सब स्किल्स अक्वायर कर पाएंगे? ठीक है। और दोस्तों एक और बात यहां पे समझनी जरूरी है, देखिए अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, ये किसकी देन है? अंग्रेजों की ही देन है ना। अब हमने ब्रिटिशर से इनहेरिट करा है इंडियन आर्मी को, और बहुत लंबे अरसे से जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो लॉयल्टी कह लो, उनकी ओबीडियंस कह लो, ठीक है, उनकी क्लोजनेस कह लो, अपने कास्ट के टुवर्ड्स है। अब वैसे तो देखिए हमारा जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सेक्युलर है ना, कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जो भी आपका धर्म हो, सब कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया फर्स्ट, भारत की रक्षा करनी है। लेकिन अगर हम क्लास बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात करें, जो कि इस स्कीम में जो एक कंसेप्ट शुरू करा गया है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट, कि भाई आपका जो मर्जी जात है, जो मर्जी आपका रिलीजन है, जो मर्जी आपका क्लास है, भाई आप इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में शामिल रहेंगे। ठीक है, यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है साल में 2 बार रहेगी। लेकिन ये जो ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट है ना, दिस माइट स्ट्राइक एट द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड स्पेशली द लीडरशिप स्ट्रक्चर्स। तो फॉर एग्जाम्पल एक गोरखा रेजिमेंट है, तो इमेजिनिंग कि एक गोरखा रेजिमेंट को कमांड कर रहा है एक जाट सोल्जर फ्रॉम हरियाणा, या कोई मलयाली पर्सन फ्रॉम केरला, या कोई मेती फ्रॉम मणिपुर, तो अब डेफिनेटली यहां पे अब ये उम्मीद करी गई है कि कुछ ना कुछ तरीके से आर्मी विल समहाउ फाइंड अ वे टू डील विद दिस चैलेंज, टू डील विद दिस अपहीवल। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गोरखा रेजिमेंट में जो गोरखास होंगे, व्हाई विल दे गिव दैट मच ऑफ ओबीडियंस टू अ जाट सोल्जर और टू अ मेती फ्रॉम मणिपुर? ये बात रियलिटी है ना। तो अब देखिए यहां पे एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट ने अपने व्यूज प्रकट करे हैं, कुछ कंसर्न्स प्रकट करे हैं। ठीक है, अब ये बात को हम झुटला नहीं सकते हैं कि चलो हमारी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन दे ऑल्सो ड्रॉ देयर मोटिवेशन फ्रॉम द सोशल आइडेंटिटी, इसको हम झुटला नहीं सकते हैं। उसके बाद जो क्राइटेरिया रहेगा 25% बच्चों को सिलेक्ट करने का कि आगे जाके वो परमानेंटली कमीशन होंगे, वो क्या क्राइटेरिया रहेगा? बाकी 75% बच्चे जो हैं जिनको नहीं सिलेक्ट करेंगे आगे जाके, तो वो तो डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे। अब इसके चलते राइवलरीज होंगी, जेलसी होगा। क्या ये बात अच्छी है कि हमारी भारत सेना में ऐसे राइवलरीज हो, जेलसीज हो? कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव तो भारत की रक्षा करना है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज को भी मुद्दा मिल जाएगा, ठीक है, राजनीति करने का। तो आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को राजनीति में क्यों लेके आना? जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का इशू उठा था, है ना। तो अब ये वाला जो मुद्दा है ये भी पॉलिटिकली बहुत अट्रैक्टिव लगेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। तो दिस इज ऑल नॉट गुड। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए अब ये बात तो है कि अगर हम भारत सेना में जो काम करते हैं तो ऑब्वियसली उनको गारंटी रहती है सैलरी की, यूनिफॉर्म की, वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ जो इज्जत है, जो प्रेस्टीज मिलती है, कितने हमने एग्जाम्पल सुने होंगे, है ना, कितने हमारे फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जिनके जो 4 जनरेशन हैं वो आर्मी में ही काम कर रहे थे, है ना, फादर हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रेट ग्रैंड फादर हो। तो मिलिट्री सर्विस तो हमेशा से अट्रैक्टिव रही है टू मेनी जनरेशन ऑफ द सेम फैमिलीज। सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या है? सैलरी या पेंशन नहीं है, जो सोशल स्टैंडिंग है, जो प्रेस्टीज है, जो आप भारत सेना में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है कि भाई आप अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो जो प्रेस्टीज है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। क्या वो सेम प्रेस्टीज ये जो बच्चे 75% बच्चे जिनको नहीं रखा जाएगा आर्मी में, अब क्या वो सेम प्रेस्टीज किसी प्राइवेट जॉब में, किसी कॉर्पोरेट जॉब में या किसी और बैंकिंग जॉब में फील कर सकते हैं? जॉब्स बुरी नहीं होती हैं, हर एक जॉब्स अच्छी होती हैं, लेकिन अगर किसी ने आर्मी में काम करा है तो डेफिनेटली जो प्रेस्टीज है, जो ठाठ है, जो बाट है आर्मी में काम करने का, जो ऑनर है, क्या उनको ये सेम ऑनर बाकी प्रोफेशन में मिलेगा? ये बात भी सोचने वाली है। चलिए, तो अगला आर्टिकल है टाइम टू ट्रीट वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड। कोई भी चीज फ्री में बांटी जाए अच्छी बात नहीं होती है ना, उस चीज की कदर नहीं रहती है। तो यहाँ पे वाटर प्राइसिंग की बात करी गई है ना। देखिए दोस्तों, नेशनल वाटर पॉलिसी जो 2012 में लॉन्च करी गई थी, तो वहां पे वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी बात करी गई थी। बहुत लंबे अरसे से भारत सरकार ने ये बात प्रपोजल रखा है कि हम अगर प्राइसिंग ऑफ द वाटर रिजीम के टुवर्ड्स मूव करें, जैसे अब टेलीकॉम सेक्टर है, बिजली है, अब वो फ्री में तो नहीं बांटी जाती है। चलो इलेक्शन में फ्रीबीज के तौर पर कह दिया कि बिजली फ्री में है, लेकिन पैसे तो देने ही पड़ते हैं टेलीकॉम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अब पानी के लिए भी अगर पैसे देना लोग शुरू कर देंगे तो लोगों को एक इंसेंटिव भी मिलेगा कि पानी को कंजर्व करना है, पानी को सेव करना है, क्योंकि फ्री में दी गई चीज़ तो कभी उसकी कदर होती नहीं है। ठीक है, तो इस करके एक रोबस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होना इंडिविजुअल स्टेट वाटर रेगुलेटर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में जो लॉन्च करी गई थी, वहां पे हाईलाइट करा गया था द नीड फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज। अब ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैंडेट करती है एक वाटर फ्रेमवर्क लॉ दैट विल फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन एवरी स्टेट।
और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट विल प्रिस्क्राइब इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर एट अ फेयर प्राइस। बट सवाल यहाँ पे ये आता है, तो चाहे वो चलो एट अ फेयर प्राइस की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, बट वहाँ पे एक फेयर तरीके से प्राइस डिसाइड करी जाएगी। लेकिन कुछ गैप्स की यहाँ पे बात आती है, क्योंकि वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो रोल है वो मेयरली एडवाइजरी ही है, ठीक है। तो अब उसके अलावा बहुत वेल डिफाइन नहीं करा नेशनल वाटर पॉलिसी ने कि उनका एग्जैक्टली रोल क्या रहेगा, क्या सिर्फ एडवाइजरी रोल ही रहेगा उनका। अब रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो महाराष्ट्र पहला स्टेट था, पहला राज्य था जिसके पास एक फंक्शनल वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी थी सिंस 2005। फिर उत्तर प्रदेश ने इनैक्ट करा वाटर रेगुलेटरी कमीशन 2014 में। अब आंध्र प्रदेश की बात करें, उनके पास भी वाटर रेगुलेटरी है लेकिन उसका सिर्फ एडवाइजरी रोल है। गुजरात की बात करें, वहां पे भी सेम बात है कि वहां पे भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। पंजाब की बात करें तो पंजाब वाटर रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 2020 में सेटअप करा गया था। पंजाब के अपने चैलेंजेस हैं, हरियाणा है, पंजाब है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डिप्लीट हो चुका है थैंक्स टू द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच आर फार्मर्स हैव बीन फॉलोइंग सिंस द टाइम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। कितनी बार सरकारों ने भी बोला है, कितनी बार एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि इतने चावल मत उगाइए, ठीक है, वाटर इतना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना डिप्लीट हो चुका है ना। आर्सेनिक कंटामिनेशन कितनी हो चुकी है पानी में, अब आने वाले समय में तो पानी भी नहीं बचने वाला पीने के लिए। तो पंजाब क्या, अब हम किसी भी राज्य की बात करें, कितनी बार रिपोर्ट्स आती हैं कि 2030 तक आबादी तो बहुत बढ़ जाएगी लेकिन पानी पीने को नहीं होगा। तो इस करके रेगुलेटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब पंजाब वाटर रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये रेगुलेटर का मैंडेट क्या था, टू मैनेज एंड रेगुलेट द वाटर यूजेज इन द स्टेट्स, खास करके मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर को ध्यान में रखते हुए। अब यहां पे एक और बात समझनी जरूरी है कि चलो रेगुलेटर कैन सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑप्टिमल यूज ऑफ सर्फेस वाटर एज वेल, लेकिन अगर जो वाटर यूजर्स हैं अगर वो इंडिविजुअल टारगेट्स नहीं मीट करते हैं, तो अगर हम फार्मर्स की भी बात करें फॉर द कंजर्वेशन मेजर्स, तो उनको वाटर क्रेडिट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब वाटर क्रेडिट्स एक तरह से कार्बन क्रेडिट्स की तरह ही होते हैं, उसकी बात भी अभी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब रेगुलेटर हैज नो मैंडेट फॉर वाटर प्राइसिंग, तो अगेन एडवाइजरी रोल की तरह ही इन रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्यों सेटअप करा जा रहा है। सो ये तो टूथलेस बॉडीज होगी। अब वाटर क्रेडिट्स की बात थोड़ा यहाँ पे समझ लें। आइडिया क्या है, आइडिया टू हैव अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट जो कि नोटिफाई कर सकता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर सर्व्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को कि वो वाटर कंजर्व कर सकें, और उसके बदले उनको वाटर, वो जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वाटर क्रेडिट के बदले, उस सर्टिफिकेट को वो इंटरनेशनल मार्केट पे एट द करंट मार्केट प्राइस ट्रेड भी कर सकते हैं। अब जब किसी भी कमोडिटी को आप मॉनेटरी वैल्यू उसकी बनाते हैं तो लोग उसको ऑब्वियसली सेव करेंगे, उसको और ज्यादा जुडिशियसली यूज करेंगे। तो ये आइडिया वाटर क्रेडिट्स के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो वे फॉरवर्ड है कि सेटिंग अप द इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटरी बॉडीज जो कि क्लियरली डिफाइंड रोल्स की तरह काम करें, वो एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आ सकें वाटर प्राइसिंग प्रोसेस में, लेकिन सिर्फ उनका रोल एडवाइजरी ना रहे, है ना, उनका थोड़ा रोल वेल डिफाइंड हो और स्ट्रेंथेंड हो। और ये जो रेगुलेटर्स हैं दे मस्ट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सरकार, द वाटर यूटिलिटीज एंड द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स चाहे डोमेस्टिक हैं, चाहे एग्रीकल्चर हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, ठीक है जी। चलिए, तो दोस्तों अगला आर्टिकल पेइंग फॉर एमिशंस। तो दोस्तों यहाँ पे बात करी जा रही है ग्रीन टैक्स के बारे। अब अप्रोचेस क्या है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द एमिशन। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम ये बात तो हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, अब उसको तो हम नहीं जुटला सकते हैं, और ये सभी देशों को इम्पैक्ट करता है, सभी राज्यों को इम्पैक्ट करता है। तो चाहे आप कहीं मर्जी रह रहे हैं, अब इससे तो लड़ना पड़ेगा, चाहे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, चाहे अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, चाहे फ्लड्स आ रहे हैं। अब ये अकेला एक देश तो नहीं कुछ काम कर सकता ना, कि कहो कि एक ही देश लड़े क्लाइमेट चेंज से या ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन से, सभी को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। अब अप्रोचेस क्या रही हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एमिशन? देखिए, एनवायरनमेंट की चर्चा बहुत ज्यादा आज के टाइम पे, रोज एनवायरनमेंट की चर्चा, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स में है, एनवायरनमेंट की चर्चा करी जाती है, बिकॉज आने वाले समय में चिंता का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में क्या हम जी भी पाएंगे, पानी नहीं है पीने को, हवा प्रदूषित है। तो हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, हम मिटिगेशन के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं। अब क्या अप्रोचेस होती हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द एमिशंस? एक तो होती है ट्रेडिशनल रेगुलेटरी अप्रोचेस, जहां पे आप मैंडेटरी इंकरेज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए, या इंकरेज करते हैं सीएनजी व्हीकल्स के लिए, या फिर मार्केट फोर्सेस के द्वारा, जहां पे आप फिजिकल टूल्स या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को डिप्लॉय करते हैं जो कि मार्केट फोर्सेस पर रिलाई करते हैं, ताकि लोग जो हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो कैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, प्रोडक्शन पैटर्न को बदल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जो कि हाईली कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में काम करते हैं, स्टील सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है। अब ये जो इमिशंस यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, अब ये इमिशंस क्या है? ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी यानी कि अभी आपको याद होगा, अभी हमने 2 दिन पहले फ्रीबीज का लेक्चर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की भी बात करी थी, जैसे हेल्थ है ना, एजुकेशन है। तो यहाँ पे आप हम कोई खर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा कोई सब्सिडी दी जा रही है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में आता है।
लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एनवायरनमेंट अब डिप्लीट हो रहा है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, प्रदूषित हो रहा है, और जो कॉस्ट है फ्रॉम द जनरेटिंग इमिशंस ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं इन द कॉस्ट विच इज इंकर्ड ईदर बाय द प्रोड्यूसर्स जो कि ये चीजें बना रहे हैं, और नाइदर बाय द बायर्स, नाइदर बाय द कंज्यूमर्स जो कि ये चीजें खरीद रहे हैं। तो कार्बन प्राइसिंग की यहाँ पे बात आती है। देखिए, अब अगर कार्बन प्राइसिंग हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली अगर जो बिजनेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हाईली कार्बन इंटेंसिव सेक्टर में, अब उनका तो पर्पस प्रॉफिट, तो ठीक है, बिजनेसेस का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट सीक करना होता है, वो कोई गलत बात नहीं है, वो प्रॉफिट सीक करें, लेकिन अब वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेंगे। अगर हम कार्बन प्राइसिंग रिजीम सेट करते हैं, है ना, कोई ऐसा कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म लेके आते हैं, तो फिर वो उस तरह से अपना बिजनेस रन करेंगे ना जहां पे उनको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा, सरकार को कार्बन टैक्स नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, जो एक्सप्लिसिट प्राइस है कार्बन एमिशंस के, दे कैन बी अचीव्ड बोथ द कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स एंड आल्सो द कार्बन टैक्सेस। ठीक है जी, तो दोस्तों यहां पे एक बात समझनी जरूरी है कि कार्बन ट्रेडिंग स्कीम में सरकार जो है ना एक लिमिट सेट कर देती है ऑफ द परमिसिबल इमिशंस, कि चलो अब आप स्टील सेक्टर में हैं, ये तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। मान लीजिए कि इमिशन सेट कर दिए कि भाई आप 50 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन से ज्यादा नहीं इमिट कर सकते हैं, तो जो एंटिटीज हैं, जो कंपनीज हैं जो कि इस लिमिट को मीट कर लेते हैं, तो उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करें कार्बन ट्रेडिंग वर्सेस कार्बन टैक्स की। देखिए, कार्बन टैक्स लाइक कार्बन टैक्सेस, कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स आल्सो प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड टैंजिबल कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशंस। लेकिन जो कार्बन टैक्सेस है ना, वो एक ग्रेटर सर्टेनिटी लेके आते हैं बिजनेसेस के लिए, बिकॉज बिजनेसेस को पता है, कंज्यूमर्स को पता है कि भाई इतना % कार्बन टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, तो उस तरह से वो अपने बिजनेस प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अलाइन कर सकते हैं। तो यहां पे बात करेगी कि कार्बन टैक्स जो है दैट इज अ बेटर पॉलिसी टू इंप्लीमेंट रादर दैन कार्बन ट्रेडिंग। दोनों ही अच्छा है, दोनों में ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कार्बन टैक्स में ज्यादा क्लैरिटी आती है बायर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी कि कैसे वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी, अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो अर्नेस्ट एंड यंग का जो ग्रीन टैक्स ट्रैकर है वो ये बताता है कि 1800 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंसेंटिव्स हैं, 80 कार्बन प्राइसिंग इनिशिएटिव्स हैं और 2600 एनवायरमेंटल टैक्सेस हैं, लेकिन केवल 45 देशों में, 45 देश तो नहीं इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते ना, 45 देश तो नहीं सिर्फ ग्रीन हाउस गैस जो आप ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन कर सकते हैं, इसमें तो कलेक्टिवली सभी देशों का रिजॉल्व होगा। लेकिन देयर इज नो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और एन एक्सप्लिसिट कार्बन टैक्स इन इंडिया, जैसे यूरोपियन यूनियन में, लेकिन यहां पे नहीं है। अब जो कोल सेस है 400 रुपीज पर टन का, या आप टैक्सेशन की बात करें पेट्रोल पे या डीजल पे, ये एग्जांपल्स है इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स के, लेकिन एक्सप्लिसिटली कोई कार्बन टैक्स रिजीम इंडिया पे नहीं है। अब देखिए टैक्सेशन, अब बहुत बार ये बात करी जाती है कि पेट्रोल को, डीजल को आप जीएसटी के एम्बिट में ले आइए तो थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। अब लोग बहुत देखिए प्रोटेस्ट भी करते हैं कि तेल के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बहुत हाई हैं, है ना। अब वो डेफिनेटली है भी है, लेकिन अब सिर्फ क्या, आप सवाल यहां पे आता है कि सिर्फ कोल के ऊपर टैक्स लगाने से या सिर्फ पेट्रोल या डीजल के ऊपर टैक्स लगाने से क्या भारत सरकार, क्या हमारी जो लड़ाई है अगेंस्ट द ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, क्या वो पूरी हो सकती है? तो ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या आती है, कोई भी एक देश अकेला इमिशंस की प्रॉब्लम को यूनिलेटरली मैनेज नहीं कर सकता, ये कलेक्टिव अप्रोच यहां पे सबकी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अब जो इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के वो किसी भी एक देश में होंगे, लेकिन उसके जो इफेक्ट हैं वो सभी देशों के ऊपर होंगे, खास करके जो हमारी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, तो इंपोजिशन ऑफ कार्बन प्राइस बाय ओनली वन कंट्री। अब इससे क्या होगा कि अगर कुछ चंद कंट्रीज हैं जो कि कार्बन प्राइसिंग कर रहे हैं, कार्बन टैक्स रिजीम सेट कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन? उल्टा वो अपनी इकोनॉमी को ही हर्ट करेंगे, बिकॉज बाकी दुनिया, बाकी सब तो उस सेम प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इस करके बहुत जरूरी है कि जहां पे कार्बन टैक्स की बात आती है, कार्बन प्राइसिंग की बात आ रही, ग्लोबल कंसेंसस हम बनाएं। कार्बन टैक्सिंग को लेके, कार्बन ट्रेडिंग को लेके बहुत सारी स्कीम्स बहुत सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, 20-25 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि वो यूनानिमसली इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? कहो कि सिर्फ 1 या 2 या 3 देश इंप्लीमेंट करें तो काम बन जाएगा, तो नहीं बनने वाला। सभी देशों को कलेक्टिवली यहाँ पे अपना विल दिखाना पड़ेगा, रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की भी हमने बात करी थी। ठीक है, फिट फॉर 55 लेजिस्लेशन के चलते ये कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक टैक्स यूरोपियन यूनियन ने लिवाई करने की बात करी थी, जो कि 2026 से लिवाई किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात करी गई थी, यूरोपियन यूनियन ने ये कहा था कि भाई जो कंपनीज जो है, ठीक है, जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, जो कंपनीज हैं जो कि ट्रेड करते हैं उन देशों के साथ जो कि बहुत हाईली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन कंपनीज के ऊपर जो कि हाईली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे, उन कंपनीज के ऊपर एडिशनल पेनल्टी, एडिशनल टैक्स लगेगा।
अब देखिए दोस्तों, ये इंप्लीमेंट 2026 से करा जाएगा, लेकिन एक बात तो है कि जब इसको इंप्लीमेंट कर दिया, अब फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को। अब इसके चलते इंडिया भी बहुत ऐसी बेटर प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकता है जहां पे हम लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बिकॉज यदि हम हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते रहेंगे यूरोपियन यूनियन को, तो हमारी कंपनीज के ऊपर और टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस करके एक बहुत अच्छा स्टेप भी है जो यूरोपियन यूनियन ने इंप्लीमेंट करा है, तो इसको हम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो, हमारे लिए तो अच्छा है कि हम और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज को एक्सेस पा पाएंगे, है ना, हमको और अच्छी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिलेगा क्योंकि हम लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का टैक्स हम भी इंप्लाई कर लें तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बैलेंस करना है और हमको साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी देखना है। देखिए, अब हमने इसी के चलते अपना नेट जीरो का टारगेट भी 2070 के टुवर्ड्स रखा है, 2050 के टुवर्ड्स नहीं रखा। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने भी डेवलपमेंट लेवल्स अचीव करने हैं, पावर्टी एलिवेशन पे फोकस करना है, अर्बनाइजेशन पे फोकस करना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे होगी तो वैसे वैसे एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, और जैसे इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो दैट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? दैट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ चीप एंड अबंडेंट एनर्जी। कहें कि आज हम बिल्कुल अपने कोल पावर्ड प्लांट्स को बंद कर दें, ठीक है, तो वो काम तो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। भारत अपनी जिम्मेवारियां जो हैं, खास करके जो पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें हमने करी थी, या जो टारगेट्स हमारे 2030 के टुवर्ड्स हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हम बहुत जिम्मेवारी से वो चीज़ें निभा रहे हैं। लेकिन कार्बन टैक्स की भी बात करें, देखिए कार्बन टैक्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर एक और बात यहाँ पे अंत में समझने वाली दोस्तों ये आ जाती है कि कार्बन टैक्स भी ना एट द एंड ऑफ द डे एक टैक्स है, और टैक्स अगर आप लगाएंगे तो कंज्यूमर तो फिर प्रोटेस्ट करेगा। ठीक है, ये भी एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है वो ये जो प्राइस है कार्बन टैक्स का वो किसको पास ऑन करेगा? कंज्यूमर को पड़ेगा, है ना। प्रोड्यूसर अपनी जेब में से तो पैसे देगा नहीं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बॉर्न होगा टैक्स देने के लिए वो तो कंज्यूमर के पास ही जाएगा। तो इस बात को लेकर अवेयरनेस बढ़ानी भी बहुत जरूरी है और इसके फायदों के बारे लोगों को मोबिलाइज करना भी बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, जाने से पहले कुछ कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे कुछ कोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी 2023। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स रहेंगे 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे को ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे, ट्यूसडे को हिस्ट्री के, वेडनेसडे को पॉलिटी के, थर्सडे को इकोनॉमिक्स के, फ्राइडे को आपको एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करने को मिलेंगे, और सैटरडे को ऑल्टरनेटिवली साइंस एंड टेक एंड आईआर। तो इस कोर्स में, ये पेड कोर्स है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एनालिसिस मिलेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन मिलेगी, रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन भी मिलेगी इसमें साथ के साथ आपको। फिर दोस्तों, मेंस की बात करें तो एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप हमने बनाया है जो बच्चे इस साल मेंस दे रहे हैं। सो दोस्तों, उनके पास ये मौका है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेस्ट जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको मॉडल आंसर्स देंगे, वीडियो मॉडल आंसर्स देंगे, पीडीएफ्स देंगे, आपको साथ में मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि सर्विंग आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स हैं। और उसके बाद दोस्तों, उसी तरह से हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, राइट। इसकी प्राइस 6,999 है, तो इसमें आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी, ये इसके फीचर्स हैं। तो दोस्तों, ये चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे एसपीजी ग्रुप हो, चाहे हमारा मेंस का क्रैश हो, इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये फीचर्स जो हैं आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, आप इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे, द ओवरऑल टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया इज नॉट डिजाइन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू रिड्यूस इमिशंस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? डिस्कस करिए द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन टैक्स इन इंडिया 250 शब्दों में। सो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सके। दोस्तों, मिलेंगे मंडे को, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।